हमारी नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब। तो अभी हम इंसर्ट टैब का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब को ओपन करते हैं। ये इंसर्ट टैब के नीचे ग्रुप आते हैं, जैसे हमने होम में किया था कि होम के 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। वैसे ही हम इंसर्ट टैब के भी ग्रुप करते हैं। इंसर्ट टैब में होते हैं पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ऐप, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो इसमें टोटल मिला के 10 कमांड्स होती हैं, मतलब 10 ग्रुप्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो हम सिंगल सिंगल करके इन सारों का काम करना सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पेजेस पे। पेजेस पे हमें ऑप्शन मिलते हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट या आपकी फाइल या आपकी कोई भी बुक है, उसका फ्रंट पेज, सबसे पहला पेज, जो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो सारे पेजों से बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है। उसके ऊपर आप बुक का टाइटल वगैरह देख सकते हैं। जैसे हमारी बुक होती है, कंप्यूटर की बुक है, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कंप्यूटर, उसके राइटर का नाम लिखा हुआ होता है, कब पब्लिश हुई है वो लिखा हुआ होता है, कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन होता है। तो वो पेज हमारा कवर पेज होता है। और कवर पेज को जीरो पेज के रूप में माना जाता है। इट मीन्स अगर आप काउंट करते हैं, बुक होती है, बुक के ऊपर पेजेस के नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। जो अंदर के पेज होते हैं उनको काउंट किया जाता है 1 2 3 4, लेकिन जो कवर पेज होता है उसको एज ए जीरो पेज लिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता पेजों के रूप में, वो कवर पेज होता है। सो यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। जैसे ये हमने अपनी बुक लिखी है, काफी बड़ी है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो हम हमारी बुक होगी है लिस्ट 21 पेजों की। तो हम सबसे फर्स्ट में आते हैं, कवर पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आपको कवर पेज के काफी सारे डिजाइन मिलते हैं, मतलब टेम्पलेट्स के रूप में जो पहले से बने बनाए हैं। आप एक डिजाइन के रूप में उनको कवर पेज के रूप में लगा सकते हो। इनमें से आप जो भी चाहते हो वो आपको कवर पेज के रूप में लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बैंडेड लिया है और ये एक कवर पेज के रूप में आ गया। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे दिखाता है पेज 0। जब हम आगे जाते हैं तो दिखाता है पेज 1। मैं आपको पहले भी बताया था कि कवर पेज 0 पेज के रूप में होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे भी दिखाया कि 0 पेज। अब ये आ गया हमारा कवर पेज। कवर पेज में थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन है। ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल है, आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। एंड नीचे यहाँ पे आपका ऑथर वगैरह, जैसे हमारे यूजर नेम CSC है, आधार, तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम, कंपनी एड्रेस। तो हम यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करती हूँ कंप्यूटर, हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब कवर पेज पे एडिटिंग की जा सकती है। मैं इसको रोटेट भी कर सकती हूँ। ओके, हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। इनको छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो आप उस टाइप से इसको ले सकते हो। नीचे यहाँ पे दिया गया था कंपनी नेम, मैं यहाँ पे कंपनी नेम भी चेंज कर सकती हूँ। RGCSM कंपनी का एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। सो हम ऐसे कुछ चेंजेस कवर पेज के अंदर कर सकते हैं। तो कवर पेज किसी भी बुक, फाइल या डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, कवर पेज होता है, जो डेकोरेटिव होता है, जिसके ऊपर हम कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक ऑथर नेम, एड्रेस वगैरह और टाइटल वगैरह। तो ये होता है हमारा कवर पेज। नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज लेना। अगर हम दो पेजों के बीच में, दो पेज हैं, दो पेज, दोनों पेजों के ऊपर हमने लिख टेक्स्ट को टाइप कर रखा है और उन दो पेजों के बीच में हम एक खाली पेज चाहते हैं, तो वहां पे हम ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। या फिर कहीं पे भी हम एक खाली पेज लेना चाहते हैं तो वहां पे भी हम ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हैं बीच में, हमने एक पेज के ऊपर अपना मैटर लिख रखा है लेकिन बीच में हम ब्लैंक पेज चाहते हैं, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अब
जो आप जहाँ पे आपका कर्सर था उससे पहले का मैटर एक पेज पे है, बाकी फिर आपका मैटर ब्लैंक ब्लैंक पेज है, और आगे का जो मैटर है आपका अगले पेज पे आ चुका है। ऐसे आप दो पेजों के बीच में ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो, या वैसे भी ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो बिना दो पेजों के बीच में, सिंगल भी कर सकते हो। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि पेज को बीच में से ब्रेक करना, मतलब पेज को बीच में से फाड़ देना। तो मैं यहाँ पे वहन से पहले यहाँ पे पेज ब्रेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा। अब आपने जहाँ पे कर्सर छोड़ा था उससे पहले का मैटर एक पेज में रह गया, बाकी फिर मैटर टूट के नेक्स्ट पेज में चला गया, वैन वाला मैटर नेक्स्ट पेज में आ गया। तो ये हो गया हमारे पेजेस। नेक्स्ट आती है हमारी टेबल्स, और इसमें टेबल्स करते हैं। टेबल्स में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जब आप ये ड्रॉप, ये जो आपको छोटा सा एरो का बटन दिखाई दे रहा है नीचे की साइड, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोला जाता है। जब आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। टेबल, अब हम ये देखते हैं कि टेबल होती क्या है। टेबल काफी सारी रोज, रोज मतलब लाइनें, लाइनों, और जो ऊपर से नीचे जो लाइनें खींची जाती है उनको बोला जाता है कॉलम्स। टेबल काफी सारी रो, कॉलम्स और सेल के मिक्सअप से बनती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट टू राइट लाइनें जा रही हैं वो होती है हमारी रो, जैसे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। जो आपके ऊपर अप डाउन, अप ऊपर से नीचे जो लाइनें आती हैं, जैसे मैंने सी टाइप किया है, वी टाइप किया है, डी टाइप किया है, ये आपके होते हैं कॉलम्स। और जो एक ये बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आपने मैटर को लिखा है वो होती है सेल। तो जो टेबल होती है वो रो, कॉलम और सेल के मिक्सअप से बनती है। रो होती है लेफ्ट टू राइट, जो लाइनें जाती हैं उनको हम रो कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 से हम उसको डिफाइन करते हैं। जो टॉप टू बॉटम लाइनें आती हैं वो कॉलम्स होते हैं, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम से हम उसको डिफाइन करते हैं। रो कॉलम और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एक छोटा सा बॉक्स बनता है आप उसको सेल कहते हैं। तो हमारी टेबल रो, कॉलम और सेल के मिक्सअप से बनती है। टेबल का यूज क्यों किया जाता है? टेबल का यूज आपका जो डाटा होता है, डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो काफी सारे डाटा को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से टेबल्स लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट टेबल होती है जिसके अंदर ये हमारे कॉलम्स हैं। 10 कॉलम होते हैं, और आप जब नीचे जाते हो तो आपको दिखाता है कि 8, 10 बाय 8, 10 कॉलम और 8 रो, 10 बाय 8 की डिफॉल्ट टेबल होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी होती है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल जब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल के ऊपर तो उसकी एक विंडो ओपन होती है। इंसर्ट टेबल के अंदर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स मिलते हैं, कि हम यहाँ पे कॉलम्स की संख्या डाल सकते हैं कि जो टेबल हमें बनानी है उसके अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ रो, आपको कितनी रो चाहिए। तो आप ऐसे अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमें 6 कॉलम चाहिए और 3 हमें रो चाहिए, एंड ओके। ऐसे आपकी 3 रोज एंड 6 कॉलम्स की आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। ऐसे आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट टेबल के थ्रू। नेक्स्ट हमारी आती है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से हम अपनी टेबल को खुद ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम हमारे पेज के ऊपर जो हमारा हार्ड कॉपी होती है पेज, उसके ऊपर पेन से ड्रॉ करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी अपनी टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेंसिल आ गई आपकी ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते ही आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टेबल ले ली है पूरी, इसके अंदर इसके अंदर ये फायदा होता है कि अगर आप किसी कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा लेना चाहते हैं, किसी कॉलम की चौड़ाई कम लेना चाहते हैं, किसी रो की चौड़ाई ज़्यादा लेना चाहते हैं और किसी की कम लेना चाहते हैं, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। वो होता है आपका ड्रॉ टेबल। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ इसको। मुझे सीरियल नंबर के लिए चाहिए ये नेम वगैरह, और मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 कॉलम्स
और ये हम लेते हैं रो। ऐसे हम टेबल ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना डाटा लिखते हैं। ऐसे हम इसके अंदर अपना डाटा फिल कर सकते हैं। ये होती है हमारी ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट आती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, लेकिन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले हमारा टेक्स्ट देना पड़ेगा। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं पूरे को, और अब हम टेबल पे जाते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो ऑप्शन है वो आपका हाईलाइट हो चुका है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछता है कि आपको जो आपका टेक्स्ट है कितने कॉलम्स में डिवाइडेड, कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे कम करते जाते हैं तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे रो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है। हमें 4 चाहिए। अब आपने यहाँ पे 4 किया था तो 1 2 3 एंड 4, आपके 4 कॉलम्स डिवाइड हो चुके हैं। आपका जो टेक्स्ट था वो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। जब आप किसी भी प्रकार की टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको 2 टैब खुल जाती हैं उस टेबल से रिलेटेड, डिजाइन एंड लेआउट। डिजाइन टैब के थ्रू आप अपनी टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, और लेआउट के थ्रू आप उसके काफी सारी लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट हमारा आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि आप यहाँ से एक्सेल की शीट, एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे कोई पेज नहीं होता, वहाँ पे हम शीट पे काम करते हैं। और एक्सेल की शीट जो होती है वो रो कॉलम और सेल से बनी हुई होती है, तो वो एक टेबल के जैसी ही होती है। जब एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब है कि ये हमारा एक्सेल खुल गया। आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, आप कोई भी काम एक्सेल में कर सकते हैं और उसको आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चेंज किया, अगर यहाँ से आपको कोई भी प्रकार का काम करना है तो आप कर सकते हैं। आप इसको जब क्लोज करेंगे तो आप इसको सॉरी बाहर क्लिक करते तो आपको ये आपके एक्सेल की जो शीट थी वो आपको आपके वर्ड में मिल जाएगी। तो ये होती है एक्सेल स्प्रेडशीट। लास्ट होता है क्विक टेबल्स। क्विक का मतलब होता है फटाफट। टेबल्स मतलब जो टेबल बनी पहले, टेबल्स यहाँ पे पहले से बनी बनाई होती हैं, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कैलेंडर की है, और अब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मई की जगह अप्रैल चाहिए, और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो मंडे की जगह संडे, ट्यूसडे की जगह मंडे, तो आप यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप क्विक टेबल्स होती है, ये इसका यही मतलब होता है कि आपको क्विकली काम कर सकते हो। आप आपको टेबल पहले से बनी बनाई मिलेगी, आपको सिर्फ उसके ऊपर कुछ अगर चेंज करने हैं तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉप डाउन में हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो इसके 2 ऑप्शन और खुलते हैं, डिजाइन और लेआउट। अब हम उनको करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से टेबल इंसर्ट किया, ये टेबल मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे, तो टेबल इंसर्ट करते ही डिजाइन और लेआउट टैब आपकी ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिजाइन टैब करते हैं। डिजाइन टैब में फिर आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शंस, ये टेबल स्टाइल्स और बॉर्डर्स का। तो हम यहाँ पे पहले अपनी टेबल को कुछ स्टाइल्स देते हैं। जब आप ड्रॉ डाउन पे करते हो तो उसकी काफी सारी स्टाइल्स यहाँ पे खुलती हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल ली है,
अब हम यहाँ पे जाते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन। यहाँ पे आपका दिखा रखा है कि हेडर रो, तो आप हाईलाइट करना चाहते हो हेडर रो को। यस, तो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी हेडर रो जो है वो कुछ हाईलाइटेड हो चुकी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपको टोटल रो हाईलाइट करनी है, टोटल रो सबसे लास्ट वाली रो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डबल लाइनिंग दिखाई दी है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको ये डबल लाइनिंग शो नहीं होती, तो ऐसे आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। बैंडेड रो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप बैंडेड कर सकते हैं। सेम जैसे आपका रो में हुआ है, सेम ऐसे आप कॉलम्स में कर सकते हो कि आपको फर्स्ट कॉलम जो है वो हाईलाइट चाहिए। अब यहाँ पे हम टेबल डिजाइन कॉलम के रूप में लेते हैं, तो कॉलम्स यहाँ से देखते हैं फर्स्ट कॉलम आपको हाईलाइट चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको वैसे हो जाएगा। लास्ट कॉलम आपको हाईलाइटेड चाहिए नहीं चाहिए, बैंडेड कॉलम आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इनकी थोड़ी सी स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ये आपकी स्टाइल हो ही चुकी है। ये होती है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कि आपने अपनी टेबल में कोई एक सेल सेलेक्ट कर रखी है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। हम उसको फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कि आपने एक सेल सेलेक्ट कर रखी है, मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर रखी है, तो आप उसको क्या कलर देना चाहते हो, शेडिंग देना चाहते हो, तो आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर दिया है, यहाँ पे मैं कोई अलग कलर देना चाहती हूँ, और यहाँ पे हम कोई अलग कलर देना चाहते हैं, तो आप ऐसे सिंगल सिंगल सेल में शेडिंग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी बॉर्डर स्लाइड, बॉर्डर स्टाइल्स। तो आप बॉर्डर की कैसी स्टाइल लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सिंगल सिंगल में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ से चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आपको जहाँ पे भी अप्लाई करनी है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी होती है स्टाइल। नेक्स्ट होता है कि हम यहाँ से अपनी लाइनिंग चेंज कर सकते हैं, कि आपको किस टाइप की लाइन चाहिए, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। पेन का कलर हम चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो अलग लाइन हमें सॉरी इसी के अंदर इंसर्ट होंगे, तो ऐसे भी हम इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये आपके बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर हम पहले भी कर चुके हैं पूरा का पूरा, और ये बॉर्डर पेंटर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट ऑप्शन। तो अभी हमें करना है लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में आपके फिर से काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं, हम उनका भी अलग अलग यूज करना सीखेंगे। डिज़ाइन और लेआउट टैब आपकी तभी ओपन होती हैं जब आपने कोई भी टेबल अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर रखी होती है। अब हम यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन का मतलब होता है कि आप किसी सिंगल यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर देती हूँ, तो हम हैं फर्स्ट फर्स्ट सेल के अंदर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि सिलेक्ट सेल, अगर आप सिंगल सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट सेल कर सकते हैं। ये सेल हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे ये तो था
सेल के लिए, कॉलम के लिए सेम ऐसे ही आप पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो गई है और लास्ट में आप पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिड लाइन। आप इसके अंदर ये जो डिजाइन में ग्रिड लाइनें हैं आप उनको देखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज टेबल की। टेबल, रो, कॉलम और सेल आप किस साइड में इसको अलाइन करना चाहते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉ टेबल। ये हम पहले भी कर चुके हैं। हम यहाँ से भी टेबल अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको अलग से कोई टेबल बनानी है तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज टेबल का मतलब होता है कि हमें हमारी टेबल को मिटाना है। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल सिंगल क्लिक करते हैं तो आपकी टेबल सिंगल सिंगल इरेज हो जाती है। अगर आपको पूरी टेबल को एक साथ इरेज करना है तो आप ऐसे करके पूरी टेबल के ऊपर अपने इरेजर को लेके आए और आपकी टेबल पूरी तरह से इरेज हो जाती है। जब हमारे पास टेबल ही नहीं है तो हमारी लेआउट और डिजाइन टैब भी हमें शो नहीं होती। अगर आपको वापस चाहिए, क्योंकि हमारे ऑप्शंस रहते हैं, हमें फिर से उनको करना है तो हमें लेनी पड़ेगी। तो हम फिर से एक टेबल लेते हैं और लेआउट पे जाते हैं। लेआउट पे हम पहले से ही हैं तो हमारी ड्रॉ भी ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट आता है डिलीट। जैसे कि आपने सिंगल सिंगल सेल को सिलेक्ट किया था, सिंगल सेल, सिंगल कॉलम, रो, पूरी टेबल सिलेक्ट किया था, वैसे ही आप अगर चाहें तो किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं और पूरी की पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट रो एंड कॉलम ऑप्शन। पहले हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हम फिर से टाइप कर लेते हैं। ऐसे अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट अबव और बिलो रो के ऊपर काम करता है। इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट जो होता है वो कॉलम पे काम करता है, क्योंकि कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे जो लाइनें आती है, ऊपर से नीचे जो लाइनें होती हैं उसके हम लेफ्ट और राइट में ही इंसर्ट कर सकते हैं। और रो होती है वो क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है। तो हॉरिजेंटल के हम ऊपर और नीचे ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट अबव करते हैं। जैसे हम सेल में है, 4 वाली सेल में है, हम यहाँ पे हैं 4 वाली सेल में। अगर हम इससे ऊपर कोई भी चाहिए तो इंसर्ट अबव करेंगे। अगर हम फिर से 4 में हैं और हमें नीचे चाहिए कोई भी सेल, कोई भी लाइन इंसर्ट करनी है तो हम बिलो करेंगे। अगर हमें इसके कोई लेफ्ट में चाहिए तो हमारे लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा। सॉरी, ये पूरी सिलेक्ट हो रखी थी इस वजह से। हम 4 में हैं और इसके लेफ्ट में हमें एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे लेफ्ट में एक कॉलम आ जाता है। अगर हमें इसके राइट में चाहिए तो राइट में आप एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है रो और कॉलम। जो भी आपकी सिलेक्टेड सेल है, जैसे हमने 4 को बार बार सिलेक्ट किया है तो हमारा सिलेक्टेड क्या है, 4 के आप ऊपर कोई सेल इंसर्ट, लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट आएगा तो लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और राइट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है, ये यहाँ पे हमारी सिंगल सिंगल करके काफी सारी सेल्स हैं हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि काफी सारी सेलों को मिला के हम एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं। अब हम इन सारी सेलों को मिला के एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मर्ज किया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी सिंगल सेल बन गई। अब हम जो काम करना है वो हम इस सिंगल सेल के अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं तो आप वापस अनमर्ज भी कर सकते हैं इसको। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि आप किसी भी एक सेल के अंदर हैं। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, सेलों को तोड़ना। तो आप एक सेल को काफी सारे भागों में तोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको सेल तोड़नी है तो आपको कॉलम की संख्या कितनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अपनी कॉलम की संख्या डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको रो की संख्या कितनी चाहिए तो आप रो की संख्या डाल सकते हैं। और सिंगल सेल के अंदर आप उन रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि एक सेल को काफी सारे रो और कॉलम्स में डिवाइड करना।
नेक्स्ट होता है स्प्लिट टेबल, जहाँ पे आपका कर्सर है वहां से आपकी टेबल टूट के दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक टेबल हमारी ये होगी और एक टेबल हमारी ये होगी। तो ये होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है टेबल को दो भागों में डिवाइड करना। अब हमारा आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है अपने आप, यूजर नहीं करता। फिट का मतलब है उसको फिट करना। तो ऑटो फिट को हम कैसे करते हैं, जैसे हमने अपनी टेबल के अंदर कुछ कंटेंट ले रखे हैं। कई जगह पे हमने लंबा मैटर टेक्स्ट ले रखा है, कई जगह पे हमने छोटा ले रखा है, कई जगह पे हमने काफी ज्यादा बड़ा ले रखा है, कई जगह पे हमने सिंगल या फिर कम कम ले रखे हैं। तो अब हम जाते हैं लेआउट पे। लेआउट पे हम जाते हैं ऑटो फिट पे। ऑटो फिट के ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं तीन ऑप्शन, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होता है कि जितना आपका कंटेंट है, अब यहाँ पे FD हमने लिख रखा है तो यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है ये हमारा किसी काम का नहीं है, तो ज्यादा स्पेस है हम इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है और यहाँ पे भी हमारे, तो कंटेंट, ये कंटेंट है, कंटेंट्स के हिसाब से जो हमारी टेबल है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रेस हो गई हमारी टेबल, कंटेंट के हिसाब से फिट हो गई। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिख रखा था तो ये काफी आपस में मिल चुके हैं और ये कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे हमारी टेबल फिट हो चुकी है। नेक्स्ट, ऑटो फिट टू विंडो। विंडो के हिसाब से वापिस से, क्योंकि विंडो हमारी इतनी ही चौड़ी है तो अब विंडो के हिसाब से हमारी टेबल फिट हो चुकी है। लास्ट होता है कॉलम के हिसाब से। तो कॉलम की चौड़ाई हमारी इतनी है जो कंटेंट हमने ले रखे हैं, तो उस हिसाब से आपकी टेबल जो है वो फिट हो चुकी है। तो ये होते हैं ऑटो फिट। नेक्स्ट हमारा आता है सेल साइज। सेल साइज के अंदर हमने कोई भी एक सिंगल सेल ले रखी होती है, हाइट में हम उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, या अपने हाइट इसकी काफी बढ़ा दी, और जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट की और विड्थ में हम उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ये की चौड़ाई। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है जो भी एरिया या फिर जो भी चीज आपके पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, लोगों में बांटना। तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटेड रो। डिस्ट्रीब्यूटेड रो का मतलब होता है कि जो आपकी रो है उसको इक्वल भागों में सबको बांटना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास पैसे हैं, 5 रुपए हैं, अब 5 बंदे हो, तो अगर आपके पास सिंगल के पास 5 है, उनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनसे आगे हैं। अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, इक्वली बांट देते हो, एक एक करके सबको दे देते हो, तो पांचों के पास आप पांचों के पास एक एक रुपया हो जाता है। वैसे ही अब ये वाली जो सेल है ये काफी मोटी है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। अगर ये अपनी हाइट सारी सेलों को इक्वल भाग में डिवाइड करते तो सारी सेल इक्वल हो जाएंगी और ये इतनी सारियों से अलग भी नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रो। डिस्ट्रीब्यूटेड रो में क्या होता है, चौड़ाई। डिस्ट्रीब्यूटेड रो में इसने अपनी चौड़ाई जो है, सॉरी मोटाई जो थी वो सारों को इक्वल भागों में बांट दी, और कॉलम में कॉलम सारे इक्वल हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो और कॉलम का मतलब होता है कोई भी एक कॉलम या रो ज्यादा हाइट में या विड्थ में ज्यादा होती है तो वो अपनी हाइट या विड्थ जो होती है सारी सेलों को इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। इस वजह से पूरी की पूरी टेबल जो होती है वो आपकी इक्वल हो जाती है, ना तो कोई सेल ज्यादा ज्यादा हाइट है ना किसी सेल की ज्यादा विड्थ है, सारियों की इक्वल हाइट और विड्थ हो जाती है। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड कॉलम। नेक्स्ट हमारा आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है, हम पहले भी कर चुके हैं, अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि टेक्स्ट को आप किस साइड करना चाहते हैं, ऊपर नीचे सेंटर में राइट लेफ्ट कैसे कुछ करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, अब आप, ये है अलाइनमेंट टॉप में लेफ्ट, टॉप में लेफ्ट, तो टॉप में लेफ्ट आपका है ही, टॉप में सेंटर आपका मैटर सेंटर में आ जाएगा, टॉप में राइट आपका मैटर राइट में आ जाएगा। ये है मिडल में लेफ्ट, मतलब सेंटर में लेफ्ट, सेंटर में सेंटर, सेंटर में राइट, सेंटर में डाउन, सेंटर में सॉरी डाउन में सेंटर और डाउन में राइट।
तो आप इसको ऐसे अलाइन कर सकते हो। ये आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, आपको कैसी चाहिए आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन आप वो कर सकते हैं। ये आपका मार्जिन होता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि कोई भी पेज है आपका, उसके लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में जो जगह होती है हम उसको मार्जिन कहते हैं। तो आप यहाँ से सेल के मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं कि आप टॉप में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में कितनी, राइट में कितनी। तो आप ऐसे आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे हम यहाँ पे करते हैं। अब हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। शॉर्ट असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है तो आप डिसेंडिंग पे ओके करो। ये उल्टे हो जाएंगे 23 8 7 6 5 4 1, ऐसा आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट होता है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का, इसको आप थोड़े से ध्यान से समझना। रिपीट हेडर रो का क्या मतलब होता है? रिपीट का मतलब होता है दोहराना, हेडर रो मतलब फर्स्ट रो, और रो का मतलब होता है लाइन। तो हेडर रो को बार बार रिपीट करना, जैसे कि हम एक टेबल बना रहे हैं। एक टेबल जो है हमारी काफी, उसमें 300-400 के आसपास हमें बच्चों का रिकॉर्ड रखना है। तो हमने 300-400 बच्चों की लिस्ट जो है वो एक पेज पे तो आती नहीं है, काफी सारे पेजों पे आती है। तो हमने हेडिंग दी है बच्चे का नाम, रोल नंबर, क्लासेस। तो अगर हमने ऐसे हेडिंग दी है तो हमें बार बार वो हेडिंग सब पे देनी पड़ती है। दूसरे पेज में लिखेंगे तो दूसरे पेज पे वही हेडिंग डालनी पड़ेगी, तीसरे में लिखते हैं तो तीसरे में हमें फिर से वही हेडिंग डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे रिपीट हेडर रो जो होती है वो उस काम को और भी ज्यादा इजी कर देती है। इसके लिए जैसे हम यहाँ से टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टेबल करते हो, मुझे कॉलम 5 ही चाहिए और 200 बच्चों के लिए चाहिए। तो आपकी टेबल इंसर्ट हो चुकी है, ये काफी सारे पेजों में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी टेबल 5 पेजों पे आई हुई है। हमने स्टार्टिंग में लिखा है बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर, और जैसे विलेज और मोबाइल। तो अब ये जो ये जो हमारी रो है ये हेडर रो है। अब हेडर रो को, अब हम अगर हम सेकंड पेज में आ जाते हैं, सेकंड पेज में हमें फिर से वही डालना पड़ेगा, नाम, क्लास, रोल नंबर। अगर आप यहाँ पे हेडर रो को सिलेक्ट करते हैं और लेआउट में जाके हेडर रो रिपीट कर देते हैं, तो आपकी हेडर रो जो होती है वो प्रत्येक पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी हेडर रो जो होती है, जो है वो हर एक पेज पे बार रिपीट हो चुकी है। तो ये होती है हेडर रो रिपीट। हेडर रो रिपीट के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपकी सिंगल टेबल होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने सिंगल टेबल ली है 200 रो की, जो कि ऑटोमेटिकली काफी सारे पेजों में डिवाइड हुई है, अपने आप टूटी है, मैंने उसको जानबूझ के नहीं तोड़ा। अगर आप अलग अलग टेबल लेते हो, एक टेबल आप फर्स्ट पेज में लेते हो, एक टेबल आप सेकंड पेज में लेते हो, अलग अलग टेबल लेते हो, जो कि टेबल ऑटोमेटिकली नहीं टूटती, आप खुद तोड़ के उसको अलग अलग लेते हो। और अगर आप रिपीट हेडर रो करते हो तो वो रिपीट हेडर रो अप्लाई नहीं होगी। रिपीट हेडर रो तभी अप्लाई होगी जब एक ही टेबल ऑटोमेटिकली टूट के दूसरे, तीसरे या चौथे पेज पे गई हुई है, तो ही रिपीट हेडर रो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है, पहले हमने किया था, पहले हमने यहाँ पे इंसर्ट में किया था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, वहां पे था हमने काफी सारा टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया। वैसे ही लेआउट के अंदर होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पैराग्राफ में चाहिए, कैसे चाहिए? ओके। अब आपका जो टेक्स्ट था वो सिंपल कन्वर्ट हो चुका है, अब इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो आप ऐसे टेबल लगा सकते, टेक्स्ट को टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको नॉर्मल टेबल के अंदर, नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट रहता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे फिर से एक टेबल लेते हैं। अब हम लेआउट पे जाते हैं,
लेआउट पे है फॉर्मूला। फॉर्मूला का क्या यूज होता है? फॉर्मूला का यूज होता है काउंट करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो फॉर्मूले लगते हैं। जैसे अगर आपको काउंट करना है तो फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, रेंज को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन वो सारी चीजें एक्सेल में ज्यादा अच्छे से होती हैं, टेबल पे ही काम करती है। जैसे हम यहाँ पे अपनी काउंटिंग लेते हैं, जैसे टू टू टू, यहाँ पे मैंने टू लिया है, टू टू काफी बारी लिया है, तो 2 4 6 8 10 12 14, लास्ट में हमारा टोटल आना चाहिए 14। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कैसे आएगा। अब इसने बताया कि सम इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में क्या बंद हुआ, अबव, कि ऊपर वाली संख्या को क्या कर दे, ये ऑटोमेटिकली सम कर दे। तो यहाँ पे आपका आ गया है 14, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ऐसे करके इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, और टेबल के अंदर जो डिजाइन और लेआउट टैब आपकी होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है। अब हम आगे करते हैं, आगे आते हैं हम इलस्ट्रेशन टैब पे। पहले हम टेबल को डिलीट कर देते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन टैब पे आते हैं। इलस्ट्रेशन टैब के अंदर यहाँ पे हम पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप वगैरह इंसर्ट करना सीखेंगे। इसमें भी जब हम पिक्चर, शेप्स, क्लिप आर्ट वगैरह इंसर्ट करते हैं तो काफी सारी टैब जुड़ती हैं, फॉर्मेट टैब, डिजाइन टैब इसके अंदर भी ऐड होती हैं, तो हम उनको भी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है कि आपके ब्राउजर में पिक्चर्स पड़ी हैं कंप्यूटर के अंदर, इनमें से कोई भी पिक्चर आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पिक्चर का यूज करते हैं। जैसे मैं अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर लेती हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट है इतना, मुझे यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो जहाँ पे भी आप कर्सर छोड़ते हो वहां पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। मैं यहाँ से पिक्चर लिया, कोई भी आप इन्हें से ले सकते हैं, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। ये कॉर्नर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 हेडेड एरो होती है, ये रीसाइज करने के लिए आपका हेल्प करती हैं। हम इससे पिक्चर को छोटा या पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर को छोटा कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने पिक्चर इंसर्ट की है तो पिक्चर के साथ फॉर्मेट टैब ओपन हो गई है, मतलब हम पिक्चर की फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, पिक्चर को और भी ज्यादा अच्छा लुक दे सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, जो इसको पिक्चर का बैकग्राउंड लगता है वो इसको रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको पिंक पिंक, जिसको इसने पिंक पिंक बनाया है, ये है इसका बैकग्राउंड। अगर आप इसको कीप चेंज करेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है करेक्शंस। अगर आप इसको करेक्शंस और भी ज्यादा करेक्शन करना चाहते हैं, आप इसको डार्क कर सकते हैं, लाइटनिंग में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको काफी लाइट ले रहे हैं, काफी डार्क लेना है, तो आप ऐसे पिक्चर को सेट कर सकते हैं। करेक्शंस आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रैक्ट इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर। आप पिक्चर पे किसी भी टाइप का कलर दे सकते हैं, और भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप पिक्चर को कलर हो गया। नेक्स्ट होता है आर्ट इफेक्ट। आर्ट इफेक्ट का मतलब होता है कि आर्ट्स, जैसे हम हाथ, कोई भी पिक्चर होती है, एक तो हम कैमरा के द्वारा पिक्चर को कैप्चर करते हैं, वो एक पिक्चर होती है, लेकिन उसी पिक्चर को जब हम हाथ से बनाते हैं तो वो हमारी आर्ट होती है। तो वैसे ही हम इस पिक्चर पे आर्ट्स जैसे कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे इसको हाथ से बनाया हुआ है, कोई भी इफेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो पिक्चर ऐसे शो होती है कि आर्टिक इफेक्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेस पिक्चर। कॉम्प्रेस पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर को सिकुड़ना, मतलब उसके साइज को रिड्यूस करना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है काफी, जब हम पिक्चर का जो है साइज पिक्सल के ऊपर मापा जाता है। जैसे कैमरा से जो फोटो खींची जाती है वो काफी बड़ी होती है, मोबाइल से जो फोटो खींची जाती है वो भी काफी बड़ी बड़ी होती है। जब हम उनका प्रिंट आउट करते हैं तो वो पिक्चर फटी फटी आती है या अच्छे से नहीं आती, तो प्रिंट आउट लेते टाइम हम उन पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और आसानी से हम उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का मतलब होता है कि इसकी जगह पे आपको कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, जैसे ये चाहिए तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये होती है आपकी चेंज पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है कि आपने इसके साइज को बड़ा या ज्यादा किया है, कम किया है, या फिर आपने इसको कुछ डिजाइन दिया है, तो रीसेट करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है पहले जैसी थी, जैसे यहाँ पे मैंने ये डिजाइन लगाया था ये हट चुका है और रीसेट हो गई है, जैसे पहली थी हमारी वैसी की वैसी पिक्चर हो गई है। नेक्स्ट होता है रीसाइज पिक्चर। रीसाइज पिक्चर का मतलब होता है पहले जैसा साइज था वैसे का वैसा साइज करना, तो ये होता है रीसाइज पिक्चर और रीसेट पिक्चर और रीसाइज द पिक्चर। नेक्स्ट आती है पिक्चर स्टाइल। यहाँ पे काफी सारी स्टाइलें आपको दिखाई दे रही है। अब वो सारी स्टाइलें पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे आपका स्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे मैंने ये स्टाइल लिया है। अब नेक्स्ट है पिक्चर बॉर्डर। जो ये जो पिक्चर का जो बॉर्डर है, मैं इसको कोई कलर देना चाहती हूँ तो हम यहाँ से इसको कलर भी दे सकते हैं। या हमने यहाँ पे कलर दे दिया। अगर हमें पिक्चर पे कोई इफेक्ट चाहिए तो हम पिक्चर्स पे कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कोई भी इफेक्ट आपको चाहिए, पीछे परछाई इसके दिखाई दे रही है हमें और भी शेडो इफेक्ट चाहिए परछाई के, तो हम वो दे सकते हैं। हमें रिफ्लेक्शन या फिर कोई और टाइप का चाहिए, जैसे आगे रिफ्लेक्ट होकर दिखाए पिक्चर, तो हम वो इफेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ग्लो के इफेक्ट डाल सकते हैं, सॉफ्ट बेवल और 3D में भी हम इसके इफेक्ट डाल सकते हैं। 3D का मतलब होता है कि आपकी पिक्चर जो है आपको चारों साइड से दिखाई दे। मतलब एक सिंपल अगर हम रूम बनाते हैं, बॉक्स होता है, तो हमें उसके सिर्फ फ्रंट फ्रंट दिखाई देता है, चार ही कॉर्नर दिखाई देते हैं। अगर आप उसको 3D में लेते हो तो आपको उसके आठों कॉर्नर आपको दिखाई देता है। रहता है 3D। अब पिक्चर की लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये स्मार्ट आर्ट में आती है, तो हम वहां पे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है पिक्चर पोजीशन। पिक्चर की पोजीशन आपको कहीं कहाँ चाहिए, टेक्स्ट के बीच में चाहिए या फिर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो मिडल में चाहिए, बिल्कुल बीच में चाहिए, या फिर राइट में चाहिए, बिल्कुल नीचे लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, या राइट में चाहिए। आप ऐसे इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये होती है हमारी पोजीशन। नेक्स्ट होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है, रैप का मतलब होता है तोड़ना, टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को। टेक्स्ट को तोड़ने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे आपको कैसे चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पिक्चर के चारों ओर टेक्स्ट आ जाए, टाइट, इसके बिल्कुल टाइटली आ जाए, दूर दूर ना रहे। शो आउट, शो में भी इसके चारों तरफ ही रहे। टॉप और बॉटम में सिर्फ उसके ऊपर आए और नीचे आए, चारों तरफ ना आए। बिहाइंड का मतलब होता है कि जो हमने पिक्चर सेट की है वो हमारी टेक्स्ट के पीछे चली जाए और हमारा टेक्स्ट पिक्चर के आगे आ जाए, या फिर पिक्चर हमारी आगे आए और टेक्स्ट हमारा पीछे चला जाए। एडिट पॉइंट भी यहाँ पे है, एडिट पॉइंट भी हम यहाँ पे करेंगे, तो एडिट पॉइंट में आपको आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, तब मैं आपको ये करवाती हूँ। मोर लेआउट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे कि स्क्वायर में चाहिए, टाइप चाहिए, थ्रू आउट चाहिए, जैसे आप लेना चाहते हो वैसे आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। अब ये होता है बिहाइंड फॉरवर्ड और बिहाइंड बैकवर्ड। यहाँ पे अगर आपने एक से ज्यादा पिक्चर ले रखी है तो आप उन पिक्चर्स पे ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेती हूँ, साइज कम करते हैं इसका। दूसरे पिक्चर आ गई हमारी, एक और पिक्चर यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैं इस पिक्चर को उठा के पहले वाली पिक्चर के ऊपर लेके जाती हूँ। ये हम शेप पे करेंगे, शेप पे काम करती है ये, शेप पे हम करेंगे, वहां पे भी हमारी फॉर्मेट टैब जो होती है वो हाईलाइट होगी, तो हम इसको वहां पे यूज में लेंगे। हम यहाँ पे अगले ऑप्शन करते हैं अलाइन। का मतलब यही होता है कि आप इसको लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं। रोटेट इसको घुमाने के लिए होता है,
फिक्स एंगल पे आप इसको घुमाना चाहते हैं, पिक्चर को घुमा सकते हैं। ग्रुप का मतलब होता है अगर आपने दो पिक्चर सेलेक्ट कर रखी हैं शिफ्ट के साथ, सॉरी ये सारी चीजें आपकी शेप पे काम करेंगी तो मैं आपको शेप पे करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट होता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है काटना। आप पिक्चर को कट कर सकते हैं, जैसे ये ऑप्शंस आपको शो कर दिए यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ से पिक्चर को कट कर सकते हैं, बाहर क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर इतनी कट हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि इसको किसी शेप के अंदर आप कट करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये शेप ली है, इस शेप के अंदर मैं इसको कट करना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप के अंदर हमारी पिक्चर क्रॉप हो गई है। इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, कितने रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं उस रेशियो के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी फिर से। ओके, ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाइट अगर आप इसकी बढ़ाना चाहते हैं या चौड़ाई आप इसकी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारी पिक्चर की फॉर्मेट टैब भी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आती है ऑनलाइन पिक्चर। ये हमारे ये पिक्चर्स जो हैं ये हमारे सिस्टम में होती हैं ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके सिस्टम में नेट चल रहा है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शेप। अब हम शेप पे काम करते हैं। सेम ऐसे ही शेप के लिए भी फॉर्मेट टैब ओपन होती है। यहाँ पे आपको काफी टाइप की शेप्स मिलती हैं। आप इनमें से कोई भी शेप ले सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे शेप ली है, ये मैं मून की शेप लेती हूँ। जब हमने शेप ली तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट टैब फिर से ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड हाईलाइट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे ये। अगर आपको यहाँ से अभी भी शेप और लेनी है तो आप यहाँ से कोई भी शेप और ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट से आप शेप में एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ये शेप है, हमें इसमें एडिट चाहिए तो हम इसको एडिट पॉइंट करेंगे और हम जैसे इसकी शेप को जिस टाइप से आप चेंज करना चाहते हो वैसे आप शेप को चेंज कर सकते हो। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं इसके थ्रू आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमने ऐसे अपनी शेप को चेंज किया है तो यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं। आपको और कोई शेप चाहिए तो आप यहाँ पे शेप और कोई भी ले सकते हो। ये होता है आपका ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, पहले हम ये कर लेते हैं। ये होते हैं डिजाइन। जैसे कोई भी शेप आपने ले रखी है, आप उसको कोई अलग डिजाइन कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। शेप के अंदर कोई कलर फील करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप की जो आउटलाइन है आप उसको किस कलर की लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है आपने रेड आउटलाइन ली है, नहीं चाहते हैं तो आप नन भी कर सकते हैं, कोई आउटलाइन नहीं रहेगी। शेप इफेक्ट, जैसे हमने पिक्चर पे इफेक्ट किए थे वैसे ही आप यहाँ पे शेप पे भी इफेक्ट ले सकते हैं। धुंधला कितना देखना है आपको, सॉफ्ट वगैरह। ये आता है वर्ड स्टाइल। ये आप होम में कर चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको कैसा टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब हमारा ये हाईलाइट हो गया। आप टेक्स्ट कैसा लेना चाहते हैं वैसे हिसाब से टेक्स्ट ले सकते हैं। ये आप यहाँ पे टेक्स्ट को कोई कलर दे सकते हैं। ओके, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर कैसा फील करना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट की आउटलाइन आप कैसी चाहते हैं जैसे आप आउटलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट पे इफेक्ट कैसे चाहते हैं, शेडो इफेक्ट चाहिए आपको टेक्स्ट के ऊपर तो आप शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। ये होते हैं आपके टेक्स्ट स्टाइल, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ से। तो वर्ड स्टाइल, ये टेक्स्ट डायरेक्शन होती है जो कि आप कर सकते हैं कि टेक्स्ट को डायरेक्शन करने के लिए अलाइन टेक्स्ट की टेक्स्ट आपको टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए। और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स के साथ होएगा, ये भी आपको मैं बता दूंगी। पोजीशन अभी अभी हमने की थी, रैप टेक्स्ट भी हमने किया था। तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला करते हैं।
जैसे हमने दो शेप ले रखी है, एक शेप ये है और एक शेप ये है। हमने इस शेप को दूसरी शेप के नीचे इंसर्ट किया। अब हमारा जो मून वाली शेप है वो नीचे है और जो क्रॉस वाली शेप है वो आगे है। तो अगर हम आगे वाली शेप को पीछे लेके जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बैकवर्ड का यूज कर सकते हैं। ये पीछे आ चुकी है, आगे लेके आना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करते हो तो इसका मतलब है आगे आना, ये स्टेप वाइज आगे आएगी, पहले पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। और ब्रिंग फॉरवर्ड फ्रंट का मतलब है वो एकदम से आगे आएगी। अगर आपके पास 5 शेप हैं तो पांचों से एकदम से आगे आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई और शेप भी ले लेती हूँ, इसको कोई और कलर दे देते हैं। अब 3 शेप है हमारे पास, लास्ट में मून है, उसके ऊपर क्रॉस है और उसके ऊपर ओवल है। तो हम यहाँ पे ओवल को, अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड करती हूँ तो ये सिंगल सिंगल स्टेप बैक जाएगी। अगर मैं इसको बैक कर देती तो ये डायरेक्ट बैक जाती है। अगर मैं इसको फ्रंट फॉरवर्ड करूंगी तो सिंगल सिंगल आगे आएगी, लेकिन अगर मैं फ्रंट कर दूंगी तो एकदम से ये आगे आ जाएगी। ये होती है शेप। ये आप यहाँ पे कर चुके हैं। ग्रुप और अनग्रुप हम इनको कर सकते हैं, जैसे हमारी शेप्स अलग अलग हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट किया। एक से ज्यादा शेप को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक, शेप्स के ऊपर क्लिक करते जाएं। अब आप यहाँ से ग्रुप कर दें। जब आप एक शेप को, अब ये ग्रुप हो चुका है, जब आप एक शेप को उठाते हैं तो आपकी तीनों शेप उठती हैं। अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप अनग्रुप पे क्लिक करें, यहाँ पे बाहर क्लिक कर दें, आप सिंगल सिंगल शेप को उठा सकते हैं। ये होता है आपका ग्रुप और अनग्रुप। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक का मतलब ड्रॉ टेक्स्ट बुक। ड्रॉ, अब हम शेप्स के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, नहीं तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट लिख सकें। कोई भी कहीं पे भी बॉक्स हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया है। अच्छा, अब हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है। अब मैं इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। पहले ये पहला टेक्स्ट है, ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स का सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ एक ही बॉक्स में काम करूंगी, लेकिन मैटर जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे में चला जाएगा। ये लिंक होता है। हम यहाँ पे क्रिएट लिंक पे जाते हैं और ये आपको मग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और ये इसी के अंदर रुक जाएगा। इस पे क्या, अब मैं देखो यहाँ पे टाइप कर रही हूँ फर्स्ट बॉक्स में, जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली थर्ड बॉक्स में आ गया। ऐसे ही मैं दूसरे का किसी और के साथ वे भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया, क्रिएट लिंक पे गए और ये और कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ थर्ड में ही जाएगा और मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ वो ऑटोमेटिकली थर्ड में चला जाएगा। ऐसे आप इस लिंक को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे इसका तो किसी के साथ लिंक बना नहीं हुआ तो यहाँ पे ब्रेक लिंक आपको मिलेगा नहीं। सेकंड का थर्ड के साथ लिंक बना हुआ है तो यहाँ पे आप ब्रेक लिंक कर सकते हैं। लिंक ब्रेक हो गया, यहाँ से मैटर गायब हो गया। फर्स्ट का सेकंड के साथ बना हुआ है तो यहाँ से आप फिर ब्रेक लिंक कर सकते हो, ये भी यहाँ पे गायब होगा और आपका सारा मैटर फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स और क्रिएट लिंक। तो ऐसे आपकी शेप भी कंप्लीट हो चुकी है। शेप के अंदर जो फॉर्मेट टैब है वो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी